Hello everyone, I am Yamini Tukral welcoming you to Adda 24/7 School। तो कल हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर पढ़ा था माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कहाँ कहाँ वो हाउसहोल्ड में यूज होते हैं। सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल जो हमने इसका पढ़ा था वो था हमारा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने में मदद करता है, और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी जो है उसके साथ में मदद करता है मिल्क से कन्वर्जन को इनटू कर्ड। ठीक है, बाकी हमने जो थे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर और क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, बेकर्स यीस्ट जो होती है हमारी, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, वो पड़ी थी। फिर हम आ गए थे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर। जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर आए तो हमने देखा कि लार्ज स्केल पे जो फर्मेंटर्स होते हैं वो यूज़ होते हैं टू प्रोड्यूस माइक्रोब्स ऑन अ लार्ज स्केल। फर्मेंटर्स की मदद से, बहुत बड़े फर्मेंटर्स की वजह से जो होता है, फर्मेंटर टैंक्स जो होते हैं उनके अंदर हाई स्केल पे जो है हमारे माइक्रोब्स बनते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा कि लार्ज स्केल पे कौन कौन सी चीज़ें हमारी बनती हैं। हमारी चीज़ बनती है, हमारे अल्कोहलिक बेवरेजेस बनते हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस हमारे डिपेंड करते हैं कि कौन से रॉ मटेरियल से फर्मेंट हो रहे हैं। अगर वो कौन से माल्टेड सीरियल से हो रहे हैं, कौन से ही वो डिस्टिल्ड हैं, वो नॉन डिस्टिल्ड हैं, इसके बेसिस पे हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं। और बाकी और क्या क्या चीज़ें हमारी इंडस्ट्रियल लेवल पे बनती हैं, ये सारी हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखी थी। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस जो कि आजकल बहुत ही एक प्रोमिनेंट चीज़ हो गई है कि हाँ उसे यूज़ करना चाहिए, और सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे यूज़ होता है। जो सीवेज का इतना कूड़ा निकलता है, इतना वेस्ट वाटर निकलता है, उसको कैसे हम लोग जो ट्रीट करके आगे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इतना सारा जो है वेस्ट कर देंगे तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, तो हमें उसे रिसाइकिल करना होता है, उस वेस्ट वाटर को हमने ट्रीट करना होता है, तो उसमें भी हमारे जो है माइक्रोब्स का यूज़ आता है। तो आज के लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। सो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट से अगर हम स्टार्ट करें, अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। ह्यूमन एक्सक्रीटा के अंदर क्या क्या आता है हमारा, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फूड वेस्ट हमारा किस में आता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा के अंदर आता है। जो वेजिटेबल, जो छिलके होते हैं हमारे, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, और जो फूड का जितना भी वेस्ट होता है वो हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा कॉन्स्टिट्यूट करता है। द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इट इज नोन एज सीवेज। जो म्यूनिसिपल का वेस्ट वाटर होता है, जो हम कहते हैं कि नालों के अंदर वेस्ट वाटर जा रहा है, वो नहरों के अंदर, नालों के अंदर क्या होता है, हमारा सीवेज होता है, जिसके अंदर सारे घरों का जो कूड़ा है वो इकट्ठा जो है ड्रेन आउट होता है। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर हमारा हो गया ये, एंड माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स दे आर पैथोजेनिक। बहुत सारे माइक्रोब्स जो है पैथोजेनिक होते हैं। इस सीवेज के अंदर हमारा आता है ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स जो होते हैं पैथोजेनिक होते हैं, क्योंकि गंदगी के अंदर जो माइक्रोब्स हो रहे होते हैं वो हमारे आगे जो है हार्मफुल ही होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब क्या हो गया, हार्मफुल है, वो डिजीज कॉज करते हैं, वो डिजीज कॉजिंग होते हैं। ठीक है, अब तभी हम बोलते हैं कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जो है पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं। A huge quantity of sewage or urban waste cannot be discharged into natural water bodies like rivers and streams। ये सीवेज हमें क्यों, ये नहरें, ये नाले क्यों बने होते हैं, क्योंकि सीवेज या फिर जो अर्बन वेस्ट होता है, सीवेज हो गया या फिर जो अर्बन वेस्ट होता है, उसे डायरेक्टली हम लोग रिवर्स और स्ट्रीम्स के अंदर ड्रेन आउट नहीं कर सकते हैं, उन्हें डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं रिवर्स और स्ट्रीम्स के अंदर। Before the disposal, the sewage is treated in sewage treatment plant। सीवेज जो है हमारा बिना मतलब बिना ट्रीटमेंट के कभी भी डिस्पोज नहीं होता है। वो पहले जाता है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, और उसके बाद में उसे डिस्पोज किया जाता है इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, जो कि उसे जो है लेस पोल्यूटिंग बना देता है। जब वो एसटीपीज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट होके आते हैं तो क्या होता है, वो लेस पोल्यूटिंग होते हैं, वो लेस पोल्यूटिंग होते हैं।
तो सीवेज और अर्बन वेस्ट जो है काफ़ी सारा जो है डिस्चार्ज नहीं होता डायरेक्टली इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम। तो उससे क्या होगा, अगर वो डायरेक्टली डिस्चार्ज हो गया तो रिवर्स और स्ट्रीम्स भी तो पॉल्यूटेड हो जाएंगी। रिवर्स एंड स्ट्रीम्स विल बिकम पॉल्यूटेड, यही होगा ना अगर वो डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देंगे, है ना। अगर वो डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देंगे तो रिवर्स और स्ट्रीम्स भी तो पॉल्यूटेड हो जाएंगी। तो उसी के चक्कर में पहले उन्हें नालों के अंदर डाला जाता है, नालों से वो जाते हैं हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, जिससे कि वो जो पॉल्यूशन कर रहे होते हैं उसका लेवल कम होता है और फिर उनको डिस्चार्ज किया जाता है किसमें, रिवर्स और स्ट्रीम्स में। ओके, आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, इट इज डन बाय द हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। जो सीवेज के अंदर हमने क्या किया था, पैथोजेनिक माइक्रोब्स थे, जो सीवेज के अंदर हमारे पैथोजेनिक माइक्रोब्स थे वो क्या होते हैं, हमारे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब वो दूसरी जगह पे जाके फीड करते हैं, तो उनका खाना क्या होगा, वेस्ट वाटर होगा। मतलब वो डिपेंडेंट है वेस्ट वाटर के ऊपर अपने खाने के लिए, तो वो क्या होगा, वेस्ट वाटर की जो ट्रीटमेंट है वो ही हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स करते हैं। तो एक तरीके से वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में अगर यूज हो रहे हैं वो क्या हो गए, वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो गए, है ना। अगर वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हमारी मदद कर रहे हैं तो वो बेनिफिशियल होगा ना, चाहे वो पैथोजेनिक है पर वो एक तरीके से बेनिफिशियल है कि वो वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग में मदद कर रहे हैं। दो पार्ट्स में होता है ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टार्ट कैसे होता है, बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल। सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल होता है। छोटे पार्टिकल्स और बड़े पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द सीवेज थ्रू द फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। सीवेज में से क्या है, फिजिकली पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है, छोटे पार्टिकल्स हो बड़े पार्टिकल्स हो उनको सीवेज के अंदर से रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, जैसे हम जब एक चाय का कप लेते हैं और चाय को जब हम लोग फ्राई पैन से उतार के उसके अंदर डाल रहे होते हैं कप के अंदर, तो हम बीच में एक फिल्टर लगाते हैं जिससे कि चाय पत्ती वगैरह जितनी भी है वो सारी उस पर रुक जाए और चाय छन के नीचे आ जाए। उसी छानने को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन लगाते हैं। बोलते हैं कि उसके अंदर एक फिल्टर आ गया, बीच में छन्नी आ गई, ऊपर से जब सीवेज वाला वाटर आया तो उसके अंदर से क्या हुआ, फिजिकली जो फिजिकल चीजें थी वो रिमूव होके वो सीधा सीधा पानी ही फिल्टर आउट हो गया। एंड सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि उसे सेटल करने के लिए रख देते हैं, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे नीचे सेटल हो जाते हैं और पानी हमारा ऊपर आ जाता है। These are removed in stages. Initially, floating debris is removed by sequential filtration. सबसे पहले जो floating debris होता है, जो floating, जो ऊपर float कर रहा होगा, जैसे छोटे मोटे पत्ते हो गए, छिलके हो गए, ये सारा ऊपर float कर रहा होगा, तो इसको अलग अलग फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है निकाला जाता है। अलग अलग मतलब एक के बाद एक जो है फिल्टर्स करते हैं, एक के बाद एक फिल्टर करते हैं, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होती है, 1 by 1 फिल्ट्रेशन होती रहती है। ठीक है, फिल्ट्रेशन हुई, उसके बाद में क्या हुआ, जो ग्रिट रह गया, सॉइल और छोटे छोटे पेबल्स रह गए, वो रह गए, फिर उनको सेडिमेंट करवा दिया। सेडिमेंट का मतलब क्या हुआ, ये हमारा अगर वेस्ट वाटर है, ये हमारा अगर वेस्ट वाटर है, ये स्टोन पड़े हैं, ये सारे ब्लू वाले स्टोन्स हैं, ये पानी नहीं है। तो जब हम इसे सेडिमेंटेशन करवाते हैं, जब हम इसका सेडिमेंटेशन करवाते हैं तो इसे हम सेटल डाउन होने के लिए रख देते हैं, इसे डिस्टर्ब नहीं करते। एक टैंक के अंदर इसे सेटल डाउन होने के लिए रख देंगे। जब सेटल डाउन होगा तो क्या होगा, ये पानी आ गया और जो हमारे पेबल्स हैं वो नीचे आ गए, सॉइल और छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है हमारे नीचे आ गए। तो ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, सेडिमेंटेशन। ये क्या होता है, सेडिमेंटेशन। इसमें क्या होगा, जो लार्जर पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जो भारी हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और पानी यानी कि जो लिक्विड है वो हमारा ऊपर ऊपर आ जाता है। ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फॉर्म द प्राइमरी स्लज। जो ये सॉलिड हमारा सेटल हुआ, ये क्या बना हमारा, ये जो सॉलिड हमारा सेटल हुआ ये हमारा क्या बना,
प्राइमरी स्लज। क्या बना? प्राइमरी स्लज। अब मैं इसे सेटल डाउन होने वाला वो नहीं बोलूंगी, अब मैं बोलूंगी प्राइमरी स्लज। तो तुम लोगों ने समझ जाना है कि प्राइमरी स्लज का मतलब है जो ये स्मॉल पेबल्स और सॉइल्स जो है नीचे सेटल डाउन हुई है। और जो सुपरनेटेंट होता है, ये पानी जो ऊपर ऊपर आ गया, इसे हम क्या बोलेंगे? सुपरनेटेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफ्लुएंट। इस वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे जो ऊपर आ गया? इफ्लुएंट। तो प्राइमरी स्लज एंड इफ्लुएंट, ये दो टर्म्स है जो हमने याद रखनी है। प्राइमरी स्लज क्या हुआ? जो नीचे सेटल डाउन हो गए हमारे पेबल्स और सॉइल पार्टिकल्स भारी होने की वजह से। पर जो ऊपर हमारा सुपरनेटेंट बचा वो क्या हुआ? हमारा इफ्लुएंट हुआ। द इफ्लुएंट फॉर्म द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन ऑफ फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये इफ्लुएंट को ही हम किस में लेके जाते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। किसमें? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। क्लियर है? प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसमें हम लोग फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन से हम लोग फ्लोटिंग डेब्रिस निकालते हैं और उसके बाद में सेडिमेंटेशन से हम स्मॉल रॉक्स और पेबल्स को निकाल देते हैं। जो उससे इफ्लुएंट बचता है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में चला जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसे हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। The primary effluent, it is passed into a large aeration tanks where it is instantly agitated mechanically and air is pumped into it. ये देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में ये जो है ये स्क्रीन्स मतलब ये फिल्टर कर रही हैं। फिर उसके बाद में ये ग्रिड चेम्बर आया, ग्रिड डिस्पोज हुआ, प्राइमरी क्लैरिफायर, प्राइमरी इफ्लुएंट यहाँ से जाके इसमें जाता है एरेशन टैंक के अंदर। इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है? हमारा एयर कंप्रेसर जुड़ा हुआ है। फिर सेकेंडरी क्लैरिफायर में जाता है, फिर डिसइंफेक्टेंट डलता है, फिर सेकेंडरी इफ्लुएंस किसमें जाता है? सरफेस वाटर में इसे पास ऑन किया जाता है। ठीक है, ये सबसे पहले एरेशन टैंक के अंदर जाएगा। इसके अंदर कॉन्स्टेंटली एजिटेट होगा मैकेनिकली और एयर उसके अंदर हम पंप करते रहेंगे। ये क्या करेगा? इट अलाउज विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स। एरोबिक माइक्रोब्स की जो है यूजफुल ग्रोथ वो बढ़ाता है। यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स जो है उनकी ग्रोथ को ये विगरसली बढ़ाता है इनटू फ्लॉक्स which are the masses of bacteria associated with fungal filaments to form mesh like structure. फ्लॉक्स क्या हो गए? बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट्स, प्लस फंगल फिलामेंट्स, ये हमारे क्या हो गए? हमारे फ्लॉक्स हो गए, फ्लॉक्स हो गए। तो इसके अंदर बैक्टीरियल जो फ्लॉक्स होते हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाया जाता है। और वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स दे कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ दी ऑर्गेनिक मैटर। ये जो फ्लॉक्स बढ़ रहे होते हैं इनको खाने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो खाना क्या होता है? जो भी ऑर्गेनिक मैटर जो इफ्लुएंट के अंदर प्रेजेंट होता है ये लोग वो खा लेते हैं। तो जब हम इस फिगर की तरफ देखते हैं तो अगर हम प्राइमरी ट्रीटमेंट से शुरू करें, प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हमारा आया रॉ सीवेज। सीवेज के अंदर क्या था? हमारा डेब्रिस वगैरह सब थी। स्क्रीन्स के थ्रू पास ऑन किया, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हुई, फिर कम्युनिटर के पास गया, फिर आगे जाके वो ग्रिड चेम्बर में गया, उसमें से ग्रिड्स निकल गए। उसके बाद में वो गया प्राइमरी क्लैरिफायर के अंदर जिसके अंदर सेडिमेंटेशन हुई और सॉइल पार्टिकल्स और स्टोन जो है वो नीचे रह गए और ऊपर से इफ्लुएंट रह गया। इफ्लुएंट पास ऑन हो गया एरेशन टैंक में। जो हमारा नीचे वाला वो था स्लज था, प्राइमरी स्लज गया और वो डिस्पोजल के लिए चला गया। ठीक है, फिर जो प्राइमरी इफ्लुएंट हमारा एरेशन टैंक के अंदर गया उसके अंदर कॉन्टिन्यूसली एयर पंप की जा रही है। क्यों? टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एरोबिक यूजफुल बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद में वो गया सेकेंडरी क्लैरिफायर के अंदर जिसके अंदर से जो एक्टिवेटेड स्लज था वो निकल जाता है, पानी और क्लियर हो जाता है। वो एक्टिवेटेड स्लज भी जाके क्या होगा? डिस्पोज हो जाएगा। जो इफ्लुएंट बचा, सेकेंडरी इफ्लुएंट बचा, जो ऊपर से पानी बचता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सेकेंडरी इफ्लुएंट उसके अंदर डलता है डिसइंफेक्टेंट और फिर उसके बाद जो है उसे डिस्चार्ज करते हैं टू सरफेस वाटर। तो ये पूरा जो डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम आपको बताता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसे हो रही है। इसका एक स्नैपशॉट ले लो, इसका एक स्नैपशॉट ले लो फटाफट से। तो यही ट्रीटमेंट बताता है कि प्राइमरी में क्या हो रहा है और सेकेंडरी में क्या हो रहा है। बहुत इजी है कि सीवेज ट्रीटमेंट हमारा कैसे हुआ, सीवेज ट्रीटमेंट हमारा कैसे हुआ। बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जब हमारे जो फ्लॉक्स हैं
वो फीड कर रहे होंगे। जो फ्लॉक्स किस पे फीड कर रहे थे? ऑर्गेनिक मैटर पे। किस पे फीड कर रहे थे? ऑर्गेनिक मैटर पे। तो जब वो ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहे थे तो वो क्या करता है? इट रिड्यूसेस द बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट। बीओडी क्या आता है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. BOD होता है the amount of oxygen that would be consumed, अगर सारे के सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है 1 लीटर में पानी में जो प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाए बैक्टीरिया से, तो ये क्वांटिफिकेशन के लिए होता है। तो अगर फ्लॉक्स जो है वो फीड कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर पे फ्लूएंट के अंदर, तो वो रिड्यूस कर देता है हमारा बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस। मेन एम होता है बीओडी कम करने का। सीवेज वाटर तब तक ट्रीटमेंट के अंडर को जाता रहेगा जब तक बीओडी हमारी जो है रिड्यूस नहीं होती। The BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganism in a sample of water. Thus, indirectly, BOD is a measure of organic matter present. Organic matter हमें कम से कम चाहिए, तो हमें कम से कम BOD चाहिए। जब तक BOD कम नहीं होगा तब तक बार बारी सीवेज वाटर जो है ट्रीट होता रहेगा। क्यों? क्योंकि BOD is the measure of organic matter present in the water. The greater the BOD of wastewater, more it is polluting potential. जितना ज्यादा BOD होगा उतना ज्यादा क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। तो इसलिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में BOD का खास ध्यान रखा जाता है कि जब तक BOD कम नहीं होगी ट्रीटमेंट चलता ही रहेगा, ट्रीटमेंट चलता ही रहेगा। Once the BOD of sewage or wastewater it reduces significantly, the effluent is passed into the settling tank where the bacterial flocks they are allowed to sediment, and this sediment is called activated sludge. क्या होता है हमारा activated sludge? ये जो हमारा activated sludge है ये bacterial flocks का होता है। ये एरेशन टैंक के अंदर हमारे जो है कंटिन्यूसली BOD को कम किया जाता है, और ये activated sludge क्या होता है? हमारे bacterial flocks। सेकेंडरी क्लैरिफायर के अंदर तब जाता है पानी जब BOD कम हो गया हो और सेकेंडरी फ्लॉक्स का कोई काम नहीं है, तो बैक्टीरियल फ्लॉक्स को सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देते हैं सेडिमेंट में, और वो एक्टिवेटेड स्लज की फॉर्म में निकल जाता है, और ऊपर से हमारा बच जाता है क्या? पानी बच जाता है। सेटलिंग टैंक के अंदर जाता है वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स दे आर अलाउड टू सेडिमेंट, एंड दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड स्लज। वो हमारा था प्राइमरी स्लज जिसके अंदर सिर्फ पार्टिकल्स थे, है ना, स्टोन्स थे, पेबल्स थे और सॉइल पार्टिकल्स थे, वो हमारा था, वो हमारा क्या था? प्राइमरी स्लज था। ये हमारा क्या है? एक्टिवेटेड स्लज है। किसका बना होता है? बैक्टीरियल फ्लॉक्स का। बहुत इंपॉर्टेंट कि एक्टिवेटेड स्लज इट इज कंपोज्ड ऑफ, आपने लिखना है बैक्टीरियल फ्लॉक्स। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इट इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक टू सर्व एज द इनोक्यूलम। कुछ पार्ट जो है एरेशन टैंक के अंदर वापस जाता है क्योंकि वो इनोक्यूलम की तरह काम करता है। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इट इज पम्प्ड इनटू लार्जर टैंक्स कॉल्ड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। स्लज इसके बाद किस में जाता है? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर, ठीक है। Other kinds of bacteria which go anaerobically digest the bacteria and fungi in the sludge. During this digestion, the bacteria it produces a mixture of gases known as methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. Methane करेगा, hydrogen sulfide and carbon dioxide. ये gases जो है ये कौन प्रोड्यूस करता है? बैक्टीरियल फ्लॉक्स। बैक्टीरियल फ्लॉक्स इन गैसेस को प्रोड्यूस करती है। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। These gases they form the biogas and can be used as a source of energy at is inflammable. Inflammable होता है तो ये as a source of energy यूज होता है, और ये तीनों गैसेस जो है मिलके बायोगैस के फॉर्म में यूज हो सकती है। किसमें? बायोगैस की फॉर्म में। The effluent from the secondary treatment plant is generally released into the natural water bodies like rivers and stream. पर उससे पहले उसके अंदर क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट जो है स्प्रे किया जाता है जिसकी वजह से वो और ज़्यादा प्योरीफाई हो जाए, उसके बाद में उसे रिवर्स और स्ट्रीम्स के अंदर छोड़ दिया जाता है।
The Ministry of Environment and Forest has initiated Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan to save the major rivers. क्योंकि गंगा और यमुना के अंदर बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो गई थी, वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई थी, उनको बचाने के लिए ये दो प्लान्स आए हैं, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, जिसके अंदर इन दोनों की सफाई अभियान चल रहा है. Under these plans, it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that not only sewage but only treated sewage में भी डिस्चार्ज इन रिवर्स के अंदर जो है डायरेक्टली सीवेज को डिस्चार्ज किया गया था. तो हमें वही रोकने के लिए इसके अंदर क्या किया गया है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को बनाया गया है. तो ये था हमारा सीवेज प्रोडक्शन में. अब हम हमारा माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. माइक्रोब्स कौन से, वो बैक्टीरियल फ्लॉक्स ही हमारे क्या कर रहे थे, रिलीज कर रहे थे गैसेस CH4 मीथेन, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2. यही मिलके क्या बना रही थी, हमारी बायोगैस, विच इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है. बायोगैस इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग प्रीडोमिनेटली मीथेन. मेजरली जो है, मेजर पार्ट मीथेन का रहता है, मेजर पार्ट हमारा मीथेन का रहता है. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच मे बी यूज्ड एज अ फ्यूल. हम इसको फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं बायोगैस को. दिस टाइप ऑफ द गैस प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स. माइक्रोब के ऊपर डिपेंड करता है और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जो भी वो यूज करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये गैस जो है कैसी प्रोड्यूस हो रही है, कौन से टाइप की गैस प्रोड्यूस हो रही है, कौन सा जो है माइक्रोब जो है कौन से ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड कर रहा है, ये सारा का सारा डिपेंड करता है. Certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and H2O. जो बैक्टीरिया हमारे एनारोबिकली किस पे ग्रो करते हैं, सेल्यूलोज पे ग्रो करते हैं. सेल्यूलोज पे ग्रो करते हैं बैक्टीरिया, वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस मीथेन. तो यही मैं बोल रही थी कि डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रोब है और वो कौन से ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहा है. अब जैसे ये सेल्यूलोजिक मटेरियल के ऊपर फीड कर रहा है और एनारोबिक बैक्टीरिया है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2, H2 एंड CH4 मीथेन. बल्कि जो पिछला वाला मैंने आपको बताया बैक्टीरियल फ्लॉक्स क्या निकालती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. तो वही है, गैसेस का थोड़ा अंतर रहता है कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सा ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है. These bacteria they are collectively called methanogens. इन बैक्टीरिया को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस. और इसका एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम. इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है क्या, मिथेनोबैक्टीरियम. These bacteria they are commonly found in the anaerobic sludge during sewage treatment. These bacteria are also present in the rumen, a part of stomach of the cattle. अब ये सेलुलोसिक मटेरियल पे फीड करते हैं तो ये रूमिनेंट्स के गट में भी मिलती है. रूमिनेंट्स के गट में क्या मिलता है हमारा, मिथेनोबैक्टीरियम. क्योंकि ये किस पे फीड करता है, ये हमारा सेलुलोज पे फीड करता है. और जो रूमिनेंट्स है वो भी सेलुलोज खाते हैं, उनके अंदर सेलुलोज होता है. तो रूमिनेंट्स की गट के अंदर क्या होता है हमारा, मिथेनोबैक्टीरियम होता है. और ये किसके अंदर मिलता है हमारा, एनारोबिक स्लज के दौरान मिलता है. A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen. rumen के अंदर भी प्रेजेंट होगा कि कैटल वो खाना खा रही है सेलुलोसिक मटेरियल वाला, तो कैटल की rumen के अंदर भी सेलुलोज होगा ही होगा. तो वहां पे जो है मिथेनोबैक्टीरियम ग्रो कर जाएगा. In rumen, these bacteria they help in the breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of cattle. Thus, the excreta or the dung of the cattle is commonly called as gobar. Is rich in these bacteria. ये र्यूमन के अंदर क्या मदद करते हैं कैटल की, ये मदद करते हैं सेलुलोजिक मटेरियल को डाइजेस्ट करने की और न्यूट्रिशन ऑफ द कैटल में भी मदद करते हैं. जो एक्सक्रीटा होता है, फिर जो डंग होता है कैटल का, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर यही हमारा प्रेजेंट होता है, मिथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट होता है. उस डंग को, कैटल के डंग को हम लोग बोलते हैं गोबर, जो कि बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस.
बायोगैस को कॉमनली क्या बोला जाता है? गोबर गैस। जो आपने देखे होंगे कि अगर हम लोग किसी विलेज को विजिट करते हैं, किसी गांव में विजिट करते हैं, तो उपले बोलते हैं ना, ऐसे होते हैं ब्राउन कलर के उपले जो सूखने के लिए भी रखे होते हैं, वो वही होती है हमारी गोबर गैस ही होती है। वो काऊ का डंग ही होता है, उस डंग के अंदर हमारा मिथेनोबैक्टीरियम होता है और उसके ऊपर रख के खाना भी बनाते हैं लोग, उसको एज अ स्टोव भी यूज करते हैं। गाँव के अंदर तो स्टोव नहीं होते थे, तो पहले ये काऊ डंग के ऊपर उसी को इन्फ्लेम करके उसमें से खाना बनाते थे उसके ऊपर रख के, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है ना, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे गोबर गैस बोलते हैं। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कंक्रीट टैंक 10 to 15 फीट डीप। ये कंक्रीट टैंक है जो कि 10 से 15 फीट डीप है। In which the bio waste they are collected and a slurry of dung is fed। इसके अंदर bio waste collect होते हैं और slurry भी जो होती है वो fed होती है, which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to the microbial activity। गैस आई, उससे जो है कंटिन्यूसली हमारी गोबर गैस बन रही है ना, कंटिन्यूसली गोबर गैस बन रही है, तो उसका लेवल जो है बढ़ता रहता है। द बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट विच इज कनेक्टेड टू द पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाय हाउसेज। द स्पेंट स्लरी इज रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज एज अ फर्टिलाइजर। ये हमारा क्या है? हमारा टिपिकल बायोगैस प्लांट है, जिसके अंदर देखो ये 10 to 15 फीट डीप है टैंक। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सारा का सारा वेस्ट कलेक्ट होता है और उससे क्या बनता है? उससे स्लरी बनती है। स्लरी बढ़ती रहती है जब जब ये वेस्ट जो है आता रहता है और उससे गोबर गैस बढ़ती रहती है। और इसके एक आउटलेट से क्या होगा? ये देखो यहाँ से जो है ये गैस निकल के जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट घरों को सप्लाई कर रही है। यहाँ पे स्लज हो रहा है, यहाँ पे डंग वाटर आ रहा है, सारा जो पानी है यहाँ पे आ रहा है और जो स्लज है वो इधर आ रहा है। तो ये गैस प्रोडक्शन के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है बायोगैस प्लांट। किस में रिच होता है? हमारा मीथेन में रिच होता है। जो इसकी स्पेंट स्लरी है, जो एक बार यूज हो चुकी है स्लरी, वो कहाँ यूज हो सकती है? बाद में एज अ फर्टिलाइजर, उसे खेतों के अंदर, उसे एग्रीकल्चर के अंदर यूज कर सकते हैं। कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरियाज वेयर कैटल आर यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस। हमने देखा है कैटल डंग जो मैंने आपको बताया है। सो बायोगैस प्लांट्स दे आर ऑफनली बिल्ड इन रूरल एरियाज। द बायोगैस दस प्रोड्यूस इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग, जो कि मैंने बताया कुकिंग में जरूरत होती है या फिर लाइटनिंग में, क्योंकि इनफ्लेमेबल होती है, बहुत एनर्जी होती है। तो रूरल एरियाज के अंदर ये ज्यादा ट्रेंड में है। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC। तो इन्होंने ही इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था कि क्यों ना हम बायोगैस का प्रोडक्शन करें, क्यों ना हम लोग बायोगैस का प्रोडक्शन करें और उससे जो है हम लोग गैस निकालें, है ना, कैटल डंग से, काऊ डंग से। तो बच्चों आज के टॉपिक में इतना ही था। तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? उसके अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होता है, जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है, वो क्या कंस्टिट्यूट करता है? हमारा सीवेज करता है। उसके अंदर बहुत सारे हमारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं। और सीवेज की बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है वो किसके अंदर? नेचुरल स्ट्रीम्स के अंदर डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं करते, उससे पहले उनको जाना होता है किसमें? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर जाना होता है, जिससे कि वो लेस पोल्यूटिंग बनते हैं। उसके बाद उनको जो है स्ट्रीम्स और रिवर्स के अंदर भेजा जाता है। देन उसके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, इट इज डन बाय द हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स। हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स का मतलब क्या है? कि जो खुद का खाना नहीं बनाते, जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। पर ये एक तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल हो गए क्योंकि वो वेस्ट वाटर का जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब मैं इसमें आपको डायरेक्टली फिगर से समझा देती हूँ कि हमने प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या पढ़ा था। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर यहाँ पे हमारा रॉ सीवेज आता है जो कि सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के थ्रू जाता है ग्रिट चेम्बर के अंदर, जिसके अंदर पहले ग्रिट निकलते हैं, फिर वो इफ्लुएंट जाता है हमारा प्राइमरी क्लैरिफायर के अंदर। प्राइमरी क्लैरिफायर के अंदर क्या होता है? नीचे से जो प्राइमरी स्लज होता है, जिसके अंदर ये सेडिमेंटेशन वाला प्रोसेस हो गया, जिसके अंदर जो प्राइमरी स्लज है हमारा क्या होता है? उसके अंदर सॉइल होते हैं, स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे पेबल्स होते हैं,
वो वाले पार्टिकल्स हमारे डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं और जो ऊपर वाला इफ्लुएंट है वो आगे मूव कर जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, एरेशन टैंक के अंदर वो जाता है इफ्लुएंट, वो बार बार जब तक चलता रहता है जब तक हमारी बीओडी जो है वो कम ना हो जाए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और कंटिन्यूसली उसे एयर जो है सप्लाई की जाती है जिससे कि यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हो और वो फटाफट से बीओडी को कम करने में मदद करें। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जब बीओडी कम हो गई तो बैक्टीरियल फ्लॉक्स की हमें ज़रूरत नहीं है, तो बैक्टीरियल फ्लॉक्स को सेटल डाउन करने के लिए उसे सेकेंडरी क्लैरिफायर के अंदर डाला जाता है। सेकेंडरी क्लैरिफायर के अंदर जब हम लोग डालते हैं तो बैक्टीरिया जो होते हैं, फ्लॉक्स जो होते हैं, वो सेटल डाउन होकर एक्टिवेटेड स्लज बनाते हैं और ऊपर से जो इफ्लुएंट होता है, सेकेंडरी इफ्लुएंट, वो आगे जो है मूव करता है। उसके अंदर डिसइंफेक्टेंट डाला जाता है जिससे कि जब उसको स्ट्रीम्स के अंदर छोड़ा जाए तो अब वो पॉल्यूशन नहीं करेगा, तो डिस्चार्ज कर देते हैं फिर सरफेस वाटर में। तो बीओडी क्या होता है हमारा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वो क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज्यादा वेस्ट वाटर जो है पॉल्यूशन करेगा, तो बीओडी जितना कम होना चाहिए उतना ही अच्छा होगा। डाइजेशन के अंदर जब बैक्टीरियल फ्लॉक्स को सेटल डाउन कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं, मीथेन निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये सारी क्या करती हैं, ये सारी इकट्ठे मिलके बनाती है हमारी बायोगैस। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट है उन्होंने स्टार्ट किया है हमारा गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। ये मेजर रिवर्स हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सीवेज का पानी डायरेक्टली आने लग गया, तो यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को बनाने के लिए ये वाले प्लान जो हैं शुरू किए गए हैं। जब बायोगैस के प्रोडक्शन में हम लोग आते हैं तो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से बनता है और इसे हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। बैक्टीरियल फ्लॉक्स जब सेटल डाउन होते हैं तो वो कौन कौन सी गैसेस निकालते हैं, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद में मीथेन जो होती है वो मेजर होती है। पर ये डिपेंड करता है कि माइक्रोब्स कौन से हैं और वो कौन से ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहे हैं। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती ही है पर एक गैस जो है वो रिप्लेस हो जाती है। तो जब एनारोबिक बैक्टीरिया सेल्यूलोजिक मटेरियल के ऊपर ग्रो करता है तो वो मीथेन के साथ साथ निकालता है हमारा H2O H2 हाइड्रोजन गैस एंड CO2, और इस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथेनोजन बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम। तो ये क्या होता है, अलॉट ऑफ सेल्यूलोजिक मटेरियल इट इज प्रेजेंट इन द फूड ऑफ द केटल। तो केटल के रूमेन के अंदर ये वाला बैक्टीरियम मौजूद होता है जो कि उसे सेल्यूलोज को तोड़ने में मदद करता है, और उसके डंग में भी ये वाला जो होता है प्रेजेंट होता है। तो एक्सक्रीटा या फिर डंग ऑफ द केटल को हम लोग बोलते हैं गोबर, और जो इस बैक्टीरिया से रिच होता है, और इस डंग को जो है जनरेशन ऑफ बायोगैस में यूज करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, गोबर गैस बोलते हैं। तो बायोगैस का कैसे होता है, इसके अंदर बायोगैस प्लांट होता है जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, 10 to 15 फीट डीप ये बायोगैस प्लांट होता है। इसी के अंदर बायोगैस प्रोड्यूस होती है जो कि गैस पाइपलाइन के थ्रू सारे ही रूरल जो जगह है, रूरल जगहों पे, एरियाज के अंदर जो है, ये हर घर के अंदर इसी के थ्रू गैस जाती है, बायोगैस के थ्रू। ये किसने डेवलप की थी बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्निक, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन में। सो बच्चों ये था हमारा बायोगैस प्रोडक्शन का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स और कहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स और बायो कंट्रोल एजेंट्स कैसे वो लोग यूज होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय बच्चों।